Hello student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to study chapter 3rd from class 10th. कल हमने चैप्टर 3rd में जो है मेटल और नॉन मेटल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जो मेटल्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है उनमें आती है पहले पोटेशियम। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और वहीं जब सोडियम भी रिएक्शन करती है तो सोडियम भी जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये दोनों जो है काफी स्ट्रॉन्ग बेस है और हम इन्हें जो है एल्कलाई कहते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ जो है ये घुल जाते हैं। अब हमें पता है कि जो सोडियम और यहाँ पर पोटेशियम और जो सोडियम ये दो ऐसी मेटल है जो काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये वाटर में रखते से पानी के साथ रिएक्ट कर देती है और अगर इन्हें खुले में रख दिया जाए तो सोडियम और पोटेशियम फौरन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनाती है और जलने लग जाती है। इसलिए इन दोनों मेटल्स को जो है केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है ताकि ये एयर और वाटर दोनों के ही डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आ सके। अब जो सारी मेटल्स है वो एक जैसी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और इसकी जो रिएक्शन होती है वो लो वाइब्रस होती है, मतलब कि इसमें हीट रिलीज होती है। और वहीं जो आयरन मेटल होती है, आयरन है, जिंक है, ये या फिर एल्यूमिनियम है, ये मेटल ऐसी मेटल है जो कि वाटर के साथ डायरेक्ट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती बल्कि ये जो है हॉट वाटर के साथ या इनको कहे स्टीम के साथ ये रिएक्ट करती है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है सोडियम पोटेशियम जैसी जो मेटल्स है वो जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलाइन स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है। वहीं कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। कैल्शियम टेबलेट को अगर हम वाटर में डाल दे, पानी में डाल दे तो ये जो है इन्हें हम डांसिंग टेबलेट्स भी कहते हैं। ये बार बार जो है पानी में नीचे जाती है और फिर वापस ऊपर आ जाती है। तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे ही कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करती तो ये नीचे आती है। नीचे आने पर हाइड्रोजन बबल्स इसमें से रिलीज होते हैं। क्योंकि ये लो वाइब्रेशन है तो इसमें हाइड्रोजन इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि ये इसे चला सके। तो ये क्या करती है कि हाइड्रोजन बबल के कारण ये टेबलेट्स वापस ऊपर जाती है, ऊपर हाइड्रोजन बबल्स टूट जाते हैं और ये टेबलेट वापस नीचे आ जाती है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है बार बार चलती रहती है। वहीं एल्यूमिनियम और जो आयरन है, मैग्नीशियम है, ये ऐसी मेटल है जो वाटर की स्टीम के साथ रिएक्शन करती है और यहाँ पर रिएक्शन करके जो है ये इनके ऑक्साइड बनाती है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती है। थर्ड है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। क्या होगा जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। तो जब यहाँ पर जो है डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन दी गई तो जब मेटल जो है वो डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो रिजल्ट में जो है साल्ट बनाएगी और साथ ही जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। अब कोई भी मेटल ले लीजिए, मान लो हमने यहाँ पर सोडियम लिया, सोडियम की अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ साल्ट बनेगा NaCl और साथ में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम किसी और मेटल के साथ करें, मान लीजिए जिंक के साथ करते हैं यहाँ पर, तो जिंक के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर बनेगा यहाँ पर आ जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ये भी साल्ट बना। अब यहाँ पर फिर सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और इनकी जो रिएक्शन होती है वो काफी वाइब्रेस या तेजी से होती है। फिर उसके बाद जिंक की होती है, जिंक के बाद एल्यूमिनियम की होती है और ये सभी जो है कोई सा भी यहाँ पे डाइल्यूट एसिड अगर होगा तो उसके साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी।
लेकिन यहाँ पर कुछ मेटल्स ऐसी है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है। यहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये गैस जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती। इनमें जो है मेटल्स के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसमें यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, जिसमें H2 जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं, जिसके कारण मोस्टली मेटल जो है वो HNO3 के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी। केवल दो मेटल ऐसी है जिसमें एक है मैग्नीशियम और दूसरी है यहाँ पर मैग्नीज। ये दो जो मेटल है ये बहुत ही कम डाइल्यूट HCl के साथ जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है। अब ये जो मेटल्स है ये जिस तरीके से रिएक्ट करती है एसिड के साथ और अदर सब्सटेंस के साथ, उसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें ऊपर से नीचे जो इनकी रिएक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया गया है। इस सीरीज को जो है हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें से हमने यहाँ पर कुछ ही मेटल्स लिखी है, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सबको हम ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत जमा सकते हैं। इनमें सबसे ऊपर है कैल्शियम और पोटेशियम। पोटेशियम के बाद है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। तो जो सबसे हाईली या मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो है इसमें पोटेशियम। तो ये जो ऊपर दी है ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है। फिर यहाँ पर बीच में है जिंक है, आयरन है, लेड है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन चूंकि फर्स्ट ग्रुप में रखा है इसलिए हम इसे मेटल की तरह भी बिहेव करता है। ये जो चीजें है ये जो है बीच में इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ये मीडियम रिएक्टिव है। और लास्ट में है यहाँ पर मरकरी है, फिर सोना है और सिल्वर चांदी आता है। ये वाली जो मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और इनमें गोल्ड ऐसी एक मेटल है जो कि रिएक्शन करती ही नहीं है। ये बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इसका जो यूज है मोस्टली ऑर्नामेंट बनाने में, ज्वेलरी बनाने में करते हैं और ये काफ़ी महंगी मिलती है। जो गोल्ड मेटल है वो केवल और केवल एक्वारेजिया में ही मेल्ट होती है। एक्वारेजिया जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो कंसंट्रेट एसिड को मिला के बनाया जाता है। एक्वारेजिया बनाते समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका हम लोग 3 पार्ट लेते हैं और HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका 1 पार्ट लेते हैं और इन दोनों को 3:1 में मिला दिया जाता है। इसे एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना कोरोसिव नेचर का होता है कि ये नेचर की हर एक मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, गला देता है। इवन ये जो है गोल्ड को भी गला देता है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने पर बनते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? जो पॉजिटिव आयन है ये वो मेटल्स बनाती है जो अब रिएक्शन करने के दौरान 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना देती है। ऐसी जो मेटल्स होती है उनके लिए आयन पॉजिटिव चार्ज कहलाएंगे। और जो नॉन मेटल्स होती है जो -1 इलेक्ट्रॉन लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन तक वो ले लेती है, गेन कर लेती है। इस तरह की जो नॉन मेटल्स होती है वो नेगेटिव आयन बनाती है। और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं हम उन्हें जो है आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले सोडियम। सोडियम मेटल है और यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाती है। वहीं पर जो इसके साथ अगर हम कैल्शियम पर क्लोरीन अगर इसके साथ रिएक्ट करें तो क्लोरीन नॉन मेटल है और ये भी एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बनाती है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं यहाँ पर तो ये जो है NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो आयनिक कंपाउंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी में आता है फिजिकल नेचर। चूंकि इनका ये जो फिजिकल नेचर से ये मोस्टली जो है सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और अगर हम इन्हें तोड़ने की कोशिश करें या वो इन्हें पीटने की कोशिश करें किसी चीज से तो ये ब्रिटल होते हैं। मीन्स ये अपने छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे लेकिन ये जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। तो इसका रीजन ये है सॉलिड होने का, चूंकि आयनिक कंपाउंड
पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये फिजिकल नेचर में सॉलिड या ब्रिटल स्टेट में मिलते हैं। फिर इनकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलके बने हुए होते हैं, तो इन्हें अलग अलग करने के लिए बहुत अधिक क्वांटिटी में हीट की ज़रूरत होती है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका नॉर्मल एग्जाम्पल नमक से, अगर हम नमक को कितना ही गर्म करें वो आसानी से पिघलता नहीं है। वही इनकी सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता की बात देखें तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सारे के सारे जो इनमें से मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अदर सॉल्वेंट है जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, इनके अंदर ये नहीं घुलते, ये जो है ओनली वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है। इसके बाद अगर इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखें तो सॉलिड स्टेज में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके बीच में करंट फ्लो नहीं होते। उसका रीजन है अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फ्री आयंस के लिए जो जगह नहीं बचती, तो सॉलिड स्टेज में ये जो है करंट फ्लो नहीं करते। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेज में है या मोल्टन स्टेट में है तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर, क्योंकि इनके बीच में आयंस को मोशन करने के लिए, फ्रीली घूमने के लिए जगह मिल जाती है, जिससे कि तब ये जो है बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं।